आज हम लोग क्लास 12 में एक्सरसाइज 6 के अंतर्गत मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे, यानी कि उच्चतम और न्यूनतम। इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसी भी बिंदु पर किसी भी फलन का उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है, या किसी इंटरवल यानी अंतराल में किसी भी फलन के उच्चतम और न्यूनतम मान को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं उच्चतम और न्यूनतम का। इसमें परिभाषा में दिया कि माना कि एक अंतराल आई, किसी भी अंतराल को यहाँ पर विजिबल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंतराल हो सकता है, अनगिनत अंतराल है, उसमें से किसी एक अंतराल को हम लोग आई ले सकते हैं। उसमें एक फलन परिभाषित होता है, तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, उसका फिगर भी है, एफ का उच्चतम मान आई में होता है, यानी जो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं उस फंक्शन का उच्चतम मान आई में कब प्राप्त होगा, यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स, यानी कि जो हमारा फंक्शन दिया गया होगा एफ एक्स, उसके उस फंक्शन का उस बिंदु पर सबसे उच्चतम मान प्राप्त होता हो, तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि वो फलन जो है उच्चतम मान को प्राप्त करता है। और यहां पर लिखा गया है कि संख्या एफ सी, जो संख्या एफ सी प्राप्त होगा, यानी कि सी पर फलन का जो मान प्राप्त होगा वो उसका उच्चतम मान कहलाएगा, और बिंदु सी जो होगा उच्चतम मान वाला बिंदु कहलाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि संख्या एफ सी को आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं, और सी को आई में एफ के उच्चतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। जैसे यहाँ पर फिगर देखिए, ये हम लोग का ग्राफ है, ऐसे कर्व की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक शख्स के बिंदु सी के सामने ये उच्चतम को प्राप्त करता है, इसलिए ये जो एफ सी होगा, बिंदु सी पर जो फंक्शन का मान एफ सी होगा वो उच्चतम मान कहलाएगा, और ये जो बिंदु सी होगा वो उच्चतम मान वाला बिंदु कहलाएगा, यानी कि उच्चतम बिंदु भी कह सकते हैं हम लोग, इसको उच्चतम बिंदु भी कहेंगे। उसके बाद इसका बी नंबर पॉइंट है कि एफ का न्यूनतम मान आई में होता है। सेम इसी तरह ये भी है, एफ का न्यूनतम मान आई में होता है यदि आई में एक बिंदु सी पर एफ सी लेस देन एफ एक्स, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि उस फंक्शन का मान उस अंतराल के किसी बिंदु सी पर सबसे छोटा हो, उसे हम लोग इस स्थिति में लिखते हैं एफ सी लेस देन एफ एक्स। तो यहाँ पर एफ सी जो होगा वो निम्नतम मान कहलाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पर बिंदु सी होगा वो निम्नतम मान वाला बिंदु कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। तो वही चीज यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दिया है, निम्नतम मान बराबर एफ सी, और निम्नतम मान वाला बिंदु सी कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग वक्र देख रहे हैं कि इधर से ऐसे घट के फिर इधर से यहां से आकर के फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कौन सा बिंदु के सामने है, सी बिंदु के सामने है। तो सी बिंदु के सामने है तो सी आपका निम्नतम बिंदु कहलाएगा, और सी पर जो फंक्शन हमको दिया गया है एफ एक्स, उसका मान जो हम लोग एफ सी ज्ञात करेंगे वो निम्नतम मान कहलाएगा उस फंक्शन का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आई में एक चरम मान एक्सट्रीम वैल्यू रखने वाला होता है। एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब होता है कि यदि किसी फंक्शन में उच्चतम या निम्नतम मान में से दोनों में से कोई एक प्राप्त हो, तो जिस बिंदु पर वो उच्चतम या न्यूनतम मान को ग्रहण करता है उस बिंदु को हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि चरम मान कहते हैं। कोई बिंदु सी पर एफ का उच्चतम या न्यूनतम मान प्राप्त हो, यहाँ पर लिखा भी गया है, चरम मान आपका एफ सी होगा और चरम बिंदु सी होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये चरम मान उच्चतम या न्यूनतम दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये ध्यान रखना है। चरम बिंदु हमको क्या मिलेगा, सी, यानी कि जिस बिंदु पर हमको चरम मान प्राप्त हो रहा है उसी को हम लोग चरम बिंदु भी लिखते हैं। चरम का मतलब जिस बिंदु पर उच्चतम प्राप्त होगा उसे चरम बिंदु कहेंगे, जिस बिंदु पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा उसे भी चरम बिंदु कहेंगे। तो ये चरम बिंदु दोनों के लिए हो सकता है, उच्चतम और न्यूनतम दोनों के लिए हो सकता है। यहाँ पर एक हम लोग देख लेते हैं आलेख एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का। इसमें हम लोग जानते हैं कि एक पहले से भी हम लोग इसका ग्राफ खींच चुके हैं, इसमें हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x, और यहाँ पर y बराबर एफ एक्स कर देते हैं, क्योंकि एफ एक्स को हम लोग y लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग -2 रखेंगे x का मान, तो -2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका आलेख हम लोग खींचते हैं, देखते हैं कि इसका आलेख कैसा हो रहा है। तो ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, और इस पर हम लोग बिंदु को दर्शा देंगे 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर -1
-2 -3 -4, इस पर भी दर्शा देंगे -1 -2 -3। इन बिंदुओं को इसमें हम लोग निर्देशित करेंगे। पहला पॉइंट है मेरा -2 4, यानी कि -2 पर हमको 4 के सामने जाना है, यहां पर -1 1 -1 पर हमको 1 के सामने यहां आना है, 0 पर 0 है तो ये बिंदु होगा आपका, 1 पर 1 है तो 1 के सामने यहां पर आएंगे, फिर 2 के सामने हम आएंगे, 4 पर यहां पर आ जाएंगे। इन वक्रों को यदि हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर ऐसा ग्राफ एक बन रहा है, ठीक है, जो कि आगे बिंदुओं पर रखने पर ये ग्राफ इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। यदि बिंदुओं को हम लोग माइनस में इधर बढ़ाएं और प्लस में भी इधर यदि अंकों को इसमें रखें तो ये ग्राफ हमको सीधा ऐसे बढ़ते मिलेगा और ये भी ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, यानी कि आगे जाकर के इन दोनों के बीच और चौड़ाई बढ़ेगी। यहां पर ध्यान देना है हम लोग को कि चरम बिंदु इसमें कौन है, इस फंक्शन का उच्चतम या निम्नतम मान है, हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वक्र जो है सबसे निम्नतम मान 0 पर है, यानी कि x का मान 0 हम लोग यदि लेते हैं तो y का मान यानी कि फलन का मान 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका सबसे निम्नतम मान 0 प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसका उच्चतम मान हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। कब? जब x एलिमेंट ऑफ r होगा तब, जब इसी x को यानी कि x के वैल्यू को यदि किसी इंटरवल में हम लोग मान लेते हैं तो इसका उच्चतम मान भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पर, ये हम लोग लिखे भी हैं, x इक्वल टू 0 पर y बराबर 0 यानी कि fx बराबर 0 प्राप्त हुआ है। तो निम्नतम मान हम लोग लिख सकते हैं, निम्नतम मान अभी हम लोग जो ऊपर लिखे हैं चरम मान fc, तो हमको निम्नतम प्राप्त हो रहा है तो इस चरम मान का नाम हम यहां पर दे दिए हैं निम्नतम मान। निम्नतम मान बराबर हमको क्या मिलेगा 0, और निम्नतम बिंदु क्या होगा, यानी कि निम्नतम मान वाला बिंदु कौन सा होगा, निम्नतम मान वाला बिंदु 0 होगा, क्योंकि x का जो मान हम लोग रखे हैं वो 0 होगा। यही x इक्वल टू c पर, यहां पर देखिए चरम बिंदु c पर उसका चरम मान fc प्राप्त हुआ है, उसी तरह यहां x इक्वल टू 0 पर चरम मान उसका fx इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ है। तो यहां पर निम्नतम मान वाला बिंदु 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका उच्चतम मान प्राप्त होगा कि नहीं, तो इसमें तो नहीं होगा, x एलिमेंट ऑफ r में इसका कोई उच्चतम मान नहीं है। तो इसको हम लोग उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे कि यदि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अंतराल एक i यहां पर हम लोग लेते हैं, अंतराल i बराबर हम लोग लिख देते हैं -2 1, -2 और 1 में, -2 और 1 में यदि हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं, यानी कि ये बंद अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि -2 से 1 तक का ही हम लोग इसमें बिंदु रख सकते हैं, उसके बाहर का बिंदु नहीं रखेंगे। तो -2 और 1 पर यदि हम लोग -2 इस फंक्शन में देखिए रखे हैं तो हमको 4 प्राप्त हुआ है, और 1 यदि लास्ट वाला हम ये रखेंगे तो 1 पर हमको 1 प्राप्त होगा। तो 4 और 1 दोनों में उच्चतम मान जो है हमारा 4 मिल रहा है, यानी कि c का मान यहाँ पर -2 होगा, जिस पर फंक्शन का मान उच्चतम प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -2 पर उच्चतम मान बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4, और उच्चतम बिंदु हम लोग लिख सकते हैं, उच्चतम मान वाला बिंदु हमको प्राप्त है, उच्चतम मान वाला बिंदु बराबर हम लोग लिख सकते हैं ये -2, क्योंकि -2 पर हमको उच्चतम मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब जब इस स्थिति में, जब इस अंतराल में हम लोग रखेंगे तो इसका निम्नतम मान भी प्राप्त होगा। निम्नतम मान क्या प्राप्त होगा, तो ये जो 1 देख रहे हैं हम लोग, 1 पर तो 1 प्राप्त हो रहा है, लेकिन -2 और 1 के बीच एक बिंदु 0 भी है। तो 0 पर इस फंक्शन का मान, ये निम्नतम बिंदु वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार के फलन का जिसका निम्नतम मान पहले से प्राप्त है, यदि किसी अंतराल में उसको हम लोग लिमिट कर रहे हैं तो उस अंतराल में यदि निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है तो उच्चतम मान प्राप्त होगा, उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है तो निम्नतम मान प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और परिभाषा है हम लोग के इस परिभाषा के अंतर्गत, जो अभी हम लोग परिभाषा पढ़े हैं उसी के अंतर्गत एक और परिभाषा है। इसमें देखिए दिया गया है
कि कोई फलन f एक वास्तविक मानीय फलन हो। वास्तविक मानीय फलन के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसा फलन जिसमें हम लोग कोई भी बिंदु रखेंगे और उसका रिजल्ट यदि हम लोग को वास्तविक प्राप्त हो रहा है, वास्तविक संख्या से रिलेटेड, यानी कि अवास्तविक प्राप्त नहीं हो रहा हो, इमेजिनरी नहीं मिलनी चाहिए उस स्थिति में, यानी कि वास्तविक यदि प्राप्त हो रहा हो तो उस स्थिति में हम लोग उसको वास्तविक मानीय फलन कहते हैं। ठीक है। और C फलन एक के प्रांत में, यदि उसके प्रांत में C कोई बिंदु हो तो उस स्थिति में ये फर्स्ट फिगर देखिए और इस पर देखिए क्या लिखा गया है, C को स्थानीय उच्चतम मान, उच्चतम का बिंदु कहा जाता है यदि h ग्रेटर देन 0। h ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पर एक हम लोग बिंदु ऐसा लिए हैं जो बिंदु C है, C से उसको कम कर देंगे तो C के बाईं ओर का बिंदु हो जाएगा और C में यदि जोड़ देंगे तो C के दाहिनी ओर का बिंदु हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक h ऐसा बिंदु लिए हैं जो मामूली अंतर है, जैसे हम लोग पढ़े थे परिवर्तन में, ये परिवर्तन दर में, उसी प्रकार का ये है, छोटा सा एक मामूली परिवर्तन होगा h। और उस स्थिति में यदि बिंदु हम ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो रहा है C माइनस एच और C प्लस एच। C माइनस एच का मतलब हुआ कि बिंदु C के बाईं ओर के बिंदु और C प्लस एच का मतलब हुआ C के दाहिनी ओर का बिंदु। लेकिन ये याद रखना है कि C के बाईं ओर का बिंदु का मतलब 0 नहीं हो जाएगा। C के आसपास यानी कि नजदीक के बिंदुओं को C माइनस एच हम लोग कहते हैं और C प्लस एच को C के नजदीक के दाहिनी ओर के बिंदुओं को हम लोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 1 रहता तो इसके बाईं ओर का बिंदु 0 से 1 के बीच को हम लोग कहते कि वो C माइनस एच है। और यदि इधर हम लोग 2 लिखते तो 2 से 1 के बीच के बिंदुओं को C प्लस एच कहा जाएगा। हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोग को C माइनस एच और C प्लस एच क्या लिखा गया है। इस सभी x के लिए यदि fc ग्रेटर देन इक्वल टू fx प्राप्त हो रहा हो, अभी जो हम लोग पीछे वाले परिभाषा में पढ़े हैं वही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है कि यदि बिंदु C पर कोई फलन उच्चतम मान ग्रहण करता है तो वो उच्चतम मान कहलाता है, यानी कि उच्चतम मान बराबर हम लोग fc लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग फिगर में देखिए, यहाँ बिंदु C के सामने सबसे उच्चतम पर f' c इक्वल टू 0 है, यानी कि किसी भी बिंदु पर किसी फलन का उच्चतम मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो उसके प्रथम अवकलज बराबर 0 कर लेंगे, उससे हमको बिंदुएं प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इससे हम लोग को बिंदु प्राप्त करना है कि उच्चतम का बिंदु कौन सा है, निम्नतम का बिंदु कौन सा है। इस परिभाषा में वही चीज समझाया जा रहा है। तो किसी भी बिंदु C पर यदि हम लोग किसी फलन का हम लोग उच्चतम या न्यूनतम मान लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके प्रथम अवकलज को 0 के बराबर कर देंगे और उससे x का या y का जो भी वेरिएबल रहेगा यानी कि चर रहेगा उसका हम लोग मान ज्ञात करेंगे और उसी पर उस फलन को चेक करेंगे कि उच्चतम या निम्नतम मान है कि नहीं। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाईं ओर f' ग्रेटर देन 0 है, यानी कि किसी भी फलन का अवकलज यानी प्रथम अवकलज जो है वो 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में वो वर्धमान होगा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वर्धमान के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसी तरह C के दाहिनी ओर f' लेस देन 0 हो यानी कि ह्रासमान हो तो ऐसे बिंदु को उच्चतम का बिंदु कहा जाता है और इस बिंदु पर जो फंक्शन का मान प्राप्त होगा वो उच्चतम मान प्राप्त होगा। ठीक है। उसी तरह इसका दूसरा पॉइंट है कि यदि C को स्थानीय न्यूनतम का बिंदु कहा जाता है, उसी तरह सेम परिभाषा है h ग्रेटर देन 0 के लिए C माइनस एच C प्लस एच में रखने पर या उसमें प्रत्येक x के लिए fc लेस देन f इक्वल टू fx जो पीछे वाली परिभाषा में अभी हम लोग देखे हैं हो तो निम्नतम मान fc होगा। उसी तरह सेम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये C पर f' c इक्वल टू 0 यहाँ पर भी निम्नतम में भी लिखा गया है, यानी कि उच्चतम और निम्नतम। यहाँ पर याद रखिएगा किसी भी फलन का हम लोग यदि उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने जा रहे हैं तो उसके प्रथम अवकलज के बराबर 0 कर लेंगे, उससे हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे और उसी मान पर हम लोग उस फलन की उच्चतम और न्यूनतम बिंदु को ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है कि C के बाईं ओर फलन जो है वो ह्रासमान है यानी कि f' लेस देन 0 और दाहिनी ओर f' ग्रेटर देन 0 जो वर्धमान है। तो याद रखना है इस चीज को और इस चीज को कि किस स्थिति में ये वर्धमान होगा और किस स्थिति में ह्रासमान होगा, तो उस बिंदु पर हमको उच्चतम मान प्राप्त होगा या निम्नतम मान प्राप्त होगा। इस चीज को याद रखना है कि C के बाईं ओर यदि बढ़ रहा है और दाहिनी ओर यदि घट रहा है तो उस बिंदु पर फलन को उच्चतम मान प्राप्त होगा और यदि इस बिंदु C के बाईं ओर घट रहा है और दाहिनी ओर बढ़ रहा है तो उस स्थिति में बिंदु C जो होगा वो निम्नतम बिंदु कहलाएगा। इस चीज को याद रखना है। इस पर एक हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हैं fx बराबर x³ माइनस 3x प्लस 3। इसको पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी कि f' ज्ञात करेंगे तो हमको मिलेगा 3x² माइनस 3 और हम लोग परिभाषा के अनुसार से यहाँ पर जो हम लोग को चरम बिंदु दिया गया है यानी चरम मान हम लोग ज्ञात करेंगे f' इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए
एफ डैश सी इक्वल टू 0 लिखेंगे परिभाषा के अनुसार, लेकिन यहाँ पर सी अभी हम लोग को मिला नहीं है, इसलिए हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हमको 0 मिल गया, तो एफ डैश एक्स का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3x² इक्वल टू 3 कर लेंगे, तो x² बराबर हमको मिल जाएगा 1, तो x बराबर हमको मिल जाएगा प्लस माइनस 1, यानी कि हमको दो मान मिला, एक मिला 1 और एक मिला -1। ठीक है, x का दो मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, यानी कि c हमको प्राप्त हो गया। पहला c हमको मिल रहा है 1, दूसरा c मिल रहा है -1। अब इस पर हम लोग चेक करेंगे कि इस फंक्शन का उच्चतम या न्यूनतम मान है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि x इक्वल टू 1 पर इसमें मान रखेंगे फंक्शन में f1 बराबर हमको क्या मिलेगा, 1 के पावर 3 और -3 इंटू 1 प्लस 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 है और ये -3 प्लस 3 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमको 1 मिलेगा। और x इक्वल टू -1 पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि f -1 मिलेगा हमको, यहाँ पर -1 का होल क्यूब करेंगे, -3 इंटू -1 करेंगे, फिर +3 करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -1 का होल क्यूब -1 हो जाएगा और ये +3 और वो भी +3, यानी कि हमको क्या मिलेगा 5। 3 3 6 में से 1 घटेगा तो 5 होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 1 है वो उसको उस पर उसका मान क्या है, FC क्या प्राप्त हुआ है 1 और -1, यानी कि इस C पर हमको FC क्या प्राप्त हुआ है 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये न्यूनतम है, ये उच्चतम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो x इक्वल टू 1 है ये उस फंक्शन के लिए निम्नतम बिंदु है, और हम लोग -1 को कह सकते हैं कि ये उच्चतम बिंदु है। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 1 निम्नतम और x इक्वल टू 5 उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। ठीक है, 2 और प्रमेय 3 देखेंगे। अब यहां पर प्रमेय 2 दिया गया है कि माना कि एक विपरीत अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल में i एक इंटरवल है और उसमें f जो है वो परिभाषित है, और उसी i में एक बिंदु c है, c एलिमेंट ऑफ i लिखा गया है। तो f का x इक्वल टू c पर एक स्थानीय या एक स्थानीय निम्नतम बिंदु है, तो f डैश c इक्वल टू 0 मिलेगा, जो पीछे हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि f डैश c बराबर 0 मिलेगा, क्योंकि जिस बिंदु पर हम लोग उसको चेक करने जा रहे हैं, क्रांतिक बिंदु जो हम लोग को प्राप्त होगा जिस पर उच्चतम या जहां से न्यूनतम मिलता है, उस बिंदु पर फंक्शन का यानी कि उसके प्रथम अवकलज का मान 0 हो जाता है, यानी कि f डैश c इक्वल टू 0। तो एक बिंदु या जो होगा या तो f डैश c इक्वल टू 0 मिलेगा, या c पर f जो होगा वो अवकलनीय नहीं होगा, दोनों हो सकता है। ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग को कि या तो कुछ ऐसे भी फलन है कि जिनका f डैश c इक्वल टू 0 तो मिल जाएगा लेकिन वो अवकलनीय नहीं होगा, वही यहाँ पर प्रमेय में बताया गया है। इसी प्रमेय पर नोट है, देखिए जैसे लिखा गया है कि यदि f डैश c इक्वल टू 0 यानी कि बिंदु c पर यदि उस फंक्शन के प्रथम अवकलज का मान 0 हो जाता है, तो उस स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि c स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक उदाहरण, fx बराबर मान लीजिए कि हमको दिया गया है x3, तो f डैश x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा 3x²। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि f डैश 0 बराबर हम लोग को 0 मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फलन है 3x², इस फलन का ये ना तो उच्चतम मान होगा और ना न्यूनतम मान होगा, इसलिए ये जो बिंदु 0 है, इसलिए ये न उच्चतम बिंदु होगा और ना न्यूनतम बिंदु होगा। इसलिए याद रखना है कि 0 जो होगा कभी कभी ऐसी भी स्थिति में प्राप्त होता है जिसका मतलब ये नहीं है कि वो उच्चतम या न्यूनतम मान होगा, ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है कि यदि f के प्रांत में c कोई बिंदु है तथा f डैश c इक्वल टू 0 है या अवकलनीय नहीं है, तो f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है। यानी कि हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि जिस बिंदु पर एक उदाहरण हम लोग देखे थे जिसका गुणनखंड करके x का मान निकाले थे, क्रांतिक बिंदु, जिस बिंदु पर प्रथम अवकलज का मान 0 हो जाए वो तो क्रांतिक बिंदु कहलाएगा ही, या उस बिंदु पर वो फलन अवकलनीय नहीं होगा वो भी क्रांतिक बिंदु ही कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ यदि एक बिंदु c पर संतत है और f डैश c इक्वल टू 0 है, तो ऐसे h ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व है कि अंतराल c माइनस h और c प्लस h कल का बता चुके हैं कि ये अंतराल क्या है में f अवकलनीय होगा।
यानी कि यदि सी पर अवकलनीय नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर दिया है कि यदि कोई फलन f बिंदु सी पर संतत है और f डैश सी इक्वल टू 0 मिला है तो उसके बाईं ओर या उसके दाईं ओर के लिए भी वो फलन संतत और अवकलनीय होगा। इसका कहने का मतलब ये है। चलिए प्रमेय नंबर 3, प्रथम अवकलज परीक्षण। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फलन को एक बार अवकलन करके और तब उसका उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। और ध्यान देना है कि पीछे जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि किसी भी फलन के प्रथम अवकलज ज्ञात करके उसके चरम मान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी क्रिटिकल पॉइंट को। और वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे प्राप्त होता है, उच्चतम और न्यूनतम के लिए f डैश x इक्वल टू 0 करके हम लोग ज्ञात करते हैं। उसी पर आधारित ये प्रमेय है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है कि माना कि एक फलन f किसी विपरीत अंतराल i में परिभाषित है तथा i में स्थित क्रांतिक बिंदु c पर संतत है। क्रांतिक बिंदु का मतलब आप लोग समझते हैं, क्रिटिकल पॉइंट c, जिसको हम लोग गुणनखंड करके उसमें हम लोग प्राप्त करते हैं f डैश c इक्वल टू f डैश x इक्वल टू 0 करके हम लोग x का जो मान ज्ञात करते हैं वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। वही यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में कि यदि x बराबर c हमको मिल गया, यदि क्रिटिकल पॉइंट हमको c प्राप्त हुआ तो उस c के बाईं ओर, इसके बाईं ओर x के प्रत्येक मानों के लिए पर्याप्त निकट, ध्यान दीजिएगा c के निकट के मानों के लिए यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो और उसके दाईं ओर यदि f डैश x लेस देन 0 हो, जो फिगर में हमको दिखाया गया है। और क्रिटिकल पॉइंट जो हमको मिलता है उस पर फंक्शन का मान यानी कि फंक्शन के अवकलज का मान शून्य होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, f डैश c इक्वल टू 0। तो उस स्थिति में जो ये पॉइंट c होगा स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। x इक्वल टू c के बाईं ओर, यानी c के इस बाईं ओर पर्याप्त x के सभी मानों के लिए यानी कि पर्याप्त निकट के बिंदुओं के लिए यदि ये f डैश x लेस देन 0 प्राप्त हो रहा हो और दाईं ओर f डैश x ग्रेटर देन प्राप्त हो रहा हो तो ये जो बिंदु c है इस फलन के लिए स्थानीय निम्नतम का बिंदु होगा। ठीक है। या एक इसमें एक स्टेज और आता है, यदि x बराबर हम लोग c लेते हैं और उसके साथ हम लोग यदि बढ़ रहे हैं, किधर भी यदि बाईं ओर चाहे दाईं ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, किसी भी अंतराल में यदि उसका हम लोग चेक कर रहे हैं चिन्ह, तो वो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि यदि वो फलन नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि c न तो उच्चतम मान है और न न्यूनतम मान है, यानी कि c मान नहीं बिंदु है। और ध्यान देना है कि इस बिंदु c पर उस फलन को भी न उच्चतम मान प्राप्त होगा और न न्यूनतम मान प्राप्त होगा। किस स्थिति में, जब x इक्वल टू c पर हम लोग उस फलन के बाईं ओर चाहे दाईं ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि बाईं ओर यदि f डैश x लेस देन 0 है और दाईं ओर भी f डैश x लेस देन 0 ही मिल गया, यानी कि इधर भी निगेटिव, तो उस स्थिति में वो जो बिंदु c है न स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा न स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। ठीक है। प्रथम अवकलज परीक्षण पर एक हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु या नत्य परिवर्तन का बिंदु। ये जो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं पॉइंट C जो है, इसको तो हम लोग कहेंगे कि C जो है स्थानीय उच्चतम बिंदु है, इसको हम लोग कहेंगे स्थानीय निम्नतम बिंदु है। इसको कौन सा बिंदु कहेंगे, नत्य परिवर्तन का बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ध्यान रखना है कि ये जो है नत्य परिवर्तन का बिंदु, इसका मतलब कि जिस पॉइंट पर फलन को न उच्चतम बिंदु प्राप्त हो न निम्नतम बिंदु प्राप्त हो, वह बिंदु नत्य परिवर्तन का बिंदु कहलाता है। उस बिंदु पर फंक्शन का न उच्चतम मान प्राप्त होता है न न्यूनतम मान प्राप्त होता है। ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक उदाहरण हम लोग लिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f डैश x ज्ञात करेंगे। f डैश x बराबर हमको मिलेगा 6x² माइनस 12x प्लस 6। इसमें हम लोग को कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन कर लेंगे, x² माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा और इसको हम लोग लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सबको मालूम है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि उच्चतम और न्यूनतम के लिए अभी हम लोग लिख चुके हैं, उच्चतम और न्यूनतम के लिए यानी क्रिटिकल पॉइंट हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम लोग यही लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए f डैश x इक्वल टू 0 हम लोग लेंगे, f डैश x इक्वल टू 0 और यहाँ पर f डैश x का जो मान मिला है वो हम लोग लिख लेंगे 6 into x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमको 6 उधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0, या x माइनस 1 बराबर भी हमको मिलेगा, 0 स्क्वायर हटाएंगे तो भी, तो x बराबर हमको 1 मिल जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट C x बराबर 1 हमको मिल गया यहाँ पर,
अब इस पर हम लोग चेक करेंगे कि ये फलन जो है उच्चतम बिंदु या उच्चतम मान रखता है कि नहीं, या ये जो बिंदु है वो उच्चतम बिंदु है कि न्यूनतम बिंदु है, हम लोग चेक करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है चिन्ह योजना हम लोग कर लेंगे। तो f डैश x का चिन्ह योजना ले लेते हैं। f डैश x का चिन्ह योजना, ये सबसे आसान तरीका है इसको चेक करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे, उस पर जो बिंदु हमको मिला है उसको लिख लेंगे, और इसके बाईं ओर और इसके दाईं ओर दोनों साइड हमको प्राप्त हो रहा है। तो एक के बाईं ओर का कोई भी बिंदु रख करके इसमें चेक करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो फंक्शन हमको प्राप्त हुआ है f डैश x, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये एक वर्ग राशि है, x के किसी भी मानों के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी। तो x के बाईं ओर और x के दाईं ओर दोनों ओर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव और इधर भी लिख देंगे पॉजिटिव। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बिंदु 1 है, इस 1 के बाईं ओर भी हमको पॉजिटिव और दाईं ओर भी पॉजिटिव है, यानी कि इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब कि ये जो 1 है वो नत्य परिवर्तन का बिंदु है, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये बिंदु न तो स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा और न स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि चूंकि 1 के x इक्वल टू 1 के बाईं ओर, 1 के बाईं ओर f डैश x ग्रेटर देन 0 और दाईं ओर भी हमको यही प्राप्त हो रहा है। दाईं ओर f डैश x ग्रेटर देन 0 ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लिख देंगे कि x इक्वल टू 1। न तो स्थानीय उच्चतम बिंदु है, न तो स्थानीय उच्चतम बिंदु है और न तो निम्नतम बिंदु है, और न तो निम्नतम बिंदु है। ठीक है, निम्नतम बिंदु है। प्रमेय 4 हम लोग देखते हैं, ये है द्वितीय अवकलज परीक्षण। अभी हम लोग प्रमेय 3 में प्रथम अवकलज परीक्षण देखे हैं, जिसमें चिन्ह योजना की सहायता से हम लोग उसको स्थानीय उच्चतम स्थानीय न्यूनतम बिंदु ज्ञात करते हैं। इसमें भी प्रक्रिया वही है, लेकिन द्वितीय अवकलज में हम लोग करना है, इसमें चिन्ह योजना का प्रयोग नहीं करना है। देखिए इसमें दिया गया है कि माना कि f किसी अंतराल i में परिभाषित एक फलन है तथा c एलिमेंट ऑफ i है, यानी कि उस अंतराल में कोई c बिंदु है। तो और हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं कि f c पर 2 बार लगातार अवकलनीय है। उस स्थिति में f डैश c इक्वल टू 0 तो सबके लिए मिलेगा, उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के चलते हम लोग क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे, यानी कि c ज्ञात करेंगे। और f डबल डैश c लेस देन 0 होगा, यदि उस बिंदु पर क्रिटिकल पॉइंट c पर यदि f डैश c f डबल डैश c यानी कि द्वितीय अवकलज लेस देन 0 होगा, तो ये जो c बिंदु है वो स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा और उच्चतम मान हमको fc मिलेगा। ठीक है, उसी तरह f डैश c इक्वल टू 0 और f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 यदि प्राप्त हो रहा है, तो ये जो c बिंदु है स्थानीय निम्नतम का बिंदु होगा और न्यूनतम मान होगा fc। तीसरा पॉइंट है कि यदि f डैश c इक्वल टू 0 है और यदि उस बिंदु पर डबल डैश c का भी मान 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये परीक्षण असफल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे कि इसका चिन्ह क्या है, क्योंकि 0 दोनों चिन्ह को रखता है, प्लस और माइनस दोनों को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर रिटर्न हो जाते हैं हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण पर, और वहां पर जाकर के हम लोग फिर चेक करते हैं कि ये जो बिंदु c है वो स्थानीय उच्चतम या निम्नतम बिंदु है कि नहीं। ठीक है, इसी पर एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। fx बराबर ये लिखे हैं, तो इसको हम लोग अवकलन करेंगे, तो f डैश x बराबर हमको मिलेगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 24x। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 12x कॉमन है, तो 12x हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो हमको गुणनखंड मिल जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हम लोग गुणा करके भी देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। चलिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस x हो जाएगा और फिर माइनस 2। ठीक है, हम लोग का ये गुणनखंड मिलेगा। उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग f डैश x बराबर 0 ले लेंगे। उच्चतम और न्यूनतम के लिए लिखेंगे, न्यूनतम के लिए f डैश x इक्वल टू 0 हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, और f डैश x का मान रखेंगे। f डैश x का मान हमको प्राप्त है 12x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणनखंड है हमारे पास, इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 मिल जाएगा।
इसके बराबर 0 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और इसके बराबर 0 करेंगे तो -2 मिलेगा। यानी कि 3 C प्राप्त हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट हमको यानी कि चरम बिंदु हमको 3 प्राप्त हुआ है यहाँ पर। इन तीनों बिंदुओं पर अब हम लोग इसका द्वितीय अवकलज ज्ञात करेंगे और उस पर हम लोग उसका चिन्ह चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम 1 कर देते हैं और लिखते हैं फिर 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर हम लोग अवकलन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, f डैश x का f डबल डैश x हो जाएगा। और हमको क्या मिलेगा, यहां से हम कर लेते हैं तो 12 36 x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12 24 x होगा, और वो 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 36 है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, 12 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, अब ये जो बिंदु है इस पर हम लोग इसको चेक करेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर f डबल डैश 0 इसमें रखिए तो 12 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -2 मिलेगा। तो 12 से -2 में गुणा करेंगे तो -24 हो गया, लेस देन 0 हो गया। और देखिए x इक्वल टू 0 पर f डबल डैश x लेस देन 0 है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि f डबल डैश c यहाँ पर है, f डबल डैश c लेस देन 0 है, तो c जो है वो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, यानी कि 0 जो होगा वो स्थानीय उच्चतम का बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। और यहाँ पर हम लोग इसका हम लोग मान भी ज्ञात कर सकते हैं, उच्चतम मान। तो लिखेंगे और उच्चतम मान बराबर हम लोग क्या करेंगे, यही 0 हम लोग फंक्शन में रखेंगे, जो फंक्शन हमारे पास है इसमें हम लोग रखेंगे तो 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा, 12 बचेगा, तो हम लोग लिख देंगे 12। ठीक है, फिर हम लोग चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर, ये x इक्वल टू 1 है, तो हम लोग लिखेंगे फिर x इक्वल टू 1 पर f डबल डैश 1 लिखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, f डबल डैश x हमको ये प्राप्त है, इसी में हम लोग को 1 रखना है। तो 12 इंटू यहाँ 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2, 3 2 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि 12 इंटू 3 मिलेगा, यानी कि 36, और ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 36 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा। और ग्रेटर देन 0 पर देख लीजिए वो निम्नतम बिंदु होगा, यानी कि x बराबर 1 निम्नतम बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 1 एक स्थानीय निम्नतम बिंदु है। ठीक है, निम्नतम बिंदु है। और निम्नतम मान भी हम लोग इस पर ले लेते हैं, निम्नतम मान बराबर क्या लिखेंगे, यही मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर फंक्शन में 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो देखिए ये 3 प्लस 4 7 और 12 19 हो जाएगा, 19 माइनस 12 इक्वल टू 7, यानी कि हम लोग को निम्नतम मान 7 मिलेगा। और हम लोग एक चीज और चेक करना है, अभी एक और मान है हमारे पास -2, तो लिखेंगे x इक्वल टू -2 पर f डबल डैश हम लोग निकालेंगे, फिर द्वितीय अवकलज में ही इसका मान रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 12 इंटू, अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, -2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद -2 रखेंगे यहाँ पर तो -4 हो जाएगा और -2। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, ये 72 मिल गया, ये भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि x इक्वल टू -2 भी एक स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा, स्थानीय निम्नतम बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। ठीक है, और निम्नतम मान भी यहाँ पर निकालेंगे, इस फलन को 2 निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है, देख लीजिए निम्नतम मान बराबर हम लोग क्या रखेंगे, ये -2 हम लोग फंक्शन में रखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू माइनस, नीचे लिख देते हैं 3 इंटू -2 के पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 के पावर 3 -12 इंटू -2 के स्क्वायर प्लस 12। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 16 और में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 48, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -32, और ये देखिए 4 होगा बच्चों 48, यानी कि 48 प्लस 12, प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे हम लोग तो ये मिलेगा, और ये 70 हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60
और माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए, 80 हो जाएगा, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा -20। यानी कि यहाँ पर हम लोग को न्यूनतम दो मान प्राप्त होगा। पहला न्यूनतम मान होगा हमारा 7 और दूसरा न्यूनतम मान होगा -20, लेकिन उच्चतम मान हमको केवल एक प्राप्त है। यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं 12। इस प्रकार से हम लोग द्वितीय अवकलज द्वारा क्वेश्चन हल करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अंतराल में, किसी भी दिए गए अंतराल में किसी भी फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। उसके लिए प्रमेय 5 और 6 दिया गया है। यहाँ पर देखिए, माना कि एक अंतराल i बराबर ab दिया गया है। ab में a और b जो होगा वो एंड पॉइंट अंत्य बिंदु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा a और b। पर f एक संतत फलन है, तब f का निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष न्यूनतम मान प्राप्त होता है i में कम से कम एक बार जरूर प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये चीज यहाँ पर लिखा गया है। यानी किसी भी अंतराल में यदि हम लोग किसी फंक्शन का उच्चतम और न्यूनतम मान चेक करते हैं तो वो फलन उसमें जरूर एक बार उच्चतम या न्यूनतम मान को ज्ञात करेगा। प्रमेय 6 यहाँ पर दिया है कि माना कि समृद्ध अंतराल i पर f एक अवकलनीय फलन है और मान लीजिए कि c जो है उस i का एक बिंदु है, तो c पर निरपेक्ष उच्चतम मान प्राप्त करता है तो f डैश c इक्वल टू 0। यानी कि उच्चतम के लिए भी हम लोग f डैश c इक्वल टू 0 लिखेंगे और न्यूनतम के लिए f डैश c इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसको इसलिए लिखेंगे ताकि हमको क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्किंग रूल, यानी कि अंतराल में यदि कोई फलन है तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पर रूल दिया गया है। चरण 1 यानी कि फर्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं कि अंतराल में f के सभी क्रांतिक बिंदु को निकालते हैं। उसके लिए हम लोग f डैश c इक्वल टू 0, इसका मतलब f डैश x इक्वल टू 0 कर लेंगे। उसके बाद दूसरा है कि अंतराल के अंत्य बिंदुओं को लेंगे। जो अंतराल हमको दिया गया है a b, जो दिखाई दे रहा है उसी को अंत्य बिंदु कहा जाता है, वो दोनों बिंदु भी हम लोग लेंगे। और जो क्रांतिक बिंदु और अंत्य बिंदु जो प्राप्त हुआ है हमको, उन सभी बिंदुओं पर फलन का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, और जो मान हमको ज्ञात होगा उसी मान में से हम लोग देख करके चेक कर लेंगे कि कौन सा उच्चतम मान है और कौन सा उच्चतम बिंदु है, या कौन सा न्यूनतम मान है और कौन सा न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण लिए हैं, इसका हम लोग एक बार अवकलन पहले कर लेते हैं। f डैश x बराबर हमको क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3। इसमें से हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1। और ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे f डैश x इक्वल टू 0 उच्चतम और न्यूनतम के लिए। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 3 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। और x का मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर -1 और +1। तो यहाँ पर हम लोग देखिए फर्स्ट चरण में है, हम लोग अभी f के सभी क्रांतिक बिंदु हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग को दिया है कि अंतराल का अंत्य बिंदु लेते हैं। तो अंतराल हमारे पास देखिए 2 3 है, इसका अंत्य बिंदु है 2 और 3, तो अंत्य बिंदु भी लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु यानी एंड पॉइंट इक्वल टू हम लोग ले लेंगे 2 और 3। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये दो मान और ये दो मान, चारों मान पर इस फंक्शन का हम मान ज्ञात करेंगे। यही क्वेश्चन में बोल रहा है क्रांतिक बिंदुओं तथा अंत बिंदुओं पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। फलन हमारा ये है, तो हम लोग फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे f -1, तो -1 इसमें रखेंगे, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 +3। हम लोग देख रहे हैं कि ये +3 हो जाएगा, ये +3 है ही, 3 3 6 हो जाएगा, में से -1 घटेगा तो 5 होगा। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे 1, तो 1 लेंगे तो देखिए इसी में रखना है, उसको भी 1 के पावर 3 -3 इंटू 1 +3। ये 3 और 3 खत्म हो जाएगा, हमको 1 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे ये 2 और 3, f2 हम लोग लेंगे, इसी में रखेंगे फंक्शन में। तो 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 -3 इंटू 2 +3 होगा। और इसके बराबर हमको देखिए 8 हो जाएगा, ये 8 और 3 11 होगा, 11 में से 6 जाएगा तो हमको 5 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद और हम लोग लास्ट वाला मान रखेंगे 3 भी रखेंगे, और 3 यहाँ पर इस फंक्शन में ही रखा जाएगा, 3 के पावर 3 -3 इंटू 3 +3। और देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है 27 और 3 30 हो जाएगा, 30 में से 9 घटेगा तो हमको 21 मिलेगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का क्या क्या मान प्राप्त हुआ है। तो देखिए 5 1 5 21, तो हम यहाँ पर सबसे न्यूनतम मान हमको क्या प्राप्त हो रहा है 1, और सबसे उच्चतम मान क्या प्राप्त हो रहा है 21। तो सबसे न्यूनतम बिंदु क्या हो गया 1, और उच्चतम बिंदु क्या हो गया 3। तो हम लोग यहाँ से भी उच्चतम और न्यूनतम बिंदु लिख सकते हैं, उच्चतम और न्यूनतम मान भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि उच्चतम बिंदु 3 पर उच्चतम मान भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर उच्चतम मान बराबर 21 और
न्यूनतम बिंदु हमको क्या मिला है 1, और उस पर न्यूनतम मान क्या है 1 पर न्यूनतम मान बराबर हमको 1 मिल गया। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।